नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 75 प्रश्न रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना। इसका पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ए सिम्पसन, बी क्रेथाल, सी स्किनर, डी बेंजामिन, एस ब्लूम। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब हो जाएगा डी बेंजामिन एस ब्लूम। अगला प्रश्न है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है। ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी संश्लेषण, डी बोध। सही जवाब हो जाएगा इसका डी बोध। अगला प्रश्न है, नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी विश्लेषण, डी बोध। तो नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है। ए अनुप्रयोग, बी ज्ञान, सी मूल्यांकन, डी संश्लेषण। तो एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी संश्लेषण। ध्यान रखना, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? संश्लेषण। लेकिन किसी चीज़ को अलग करना, अलग अलग करना, कई चीज़ है उसको अलग अलग करना क्या कहलाएगा? विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो दोनों प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है संश्लेषण, लेकिन किसी विचार को कई पार्ट में अलग अलग करना विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो किसी चीज़ को कई पार्ट में बांटना क्या कहलाता है? विश्लेषण, और एक साथ रखना संश्लेषण, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। ए दृष्टिकोण और रुचियां, बी शारीरिक और मोटर कौशल, सी बौद्धिक कौशल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी बौद्धिक कौशल। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है बौद्धिक कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? ए भावात्मक क्षेत्र, बी क्रियात्मक क्षेत्र, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा इसका बी क्रियात्मक क्षेत्र जो है ये शारीरिक और क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? ए भावात्मक क्षेत्र, बी मनोचालन क्षेत्र, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा 7 का ए। भावात्मक क्षेत्र दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, भावात्मक क्षेत्र। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी बोध, डी मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का डी। मूल्यांकन जो है संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, डी मूल्यांकन। ठीक है, क्लियर हो गया। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन। इस तरह से पूछ सकता है निम्नतम स्तर क्या है, तो ज्ञान हो जाएगा। आपको पता होगा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों के 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो ज्ञानात्मक क्या हैं? 6 हैं। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? इसमें उच्चतम है। और सबसे निम्नतम कौन सा है? तो ध्यान रखना, ज्ञान। ठीक है, भूलना नहीं, इसी तरह समय पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 9, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। ए संज्ञानात्मक डोमेन का, बी भावात्मक डोमेन का, सी साइकोमोटर डोमेन का, डी उपरोक्त सभी का। तो ध्यान रखना, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, संज्ञानात्मक डोमेन का। भी हम लोग बात कर भी रहे थे। संज्ञानात्मक डोमेन में क्या क्या है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। ठीक है, महत्वपूर्ण है तीनों पॉइंट, ध्यान रखना, आप लोग भूलना नहीं। तो ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण 3 चीज मिल गया, तो किसमें हो गया? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, छात्र ईमानदारी को महत्व देते हैं। जो बच्चे इमोशनल होते हैं ज़्यादा, वो ईमानदार बहुत ज़्यादा होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में जाना जाता है। हम लोगों ने उसे देखा था, वहाँ जोड़ना था तो क्या था? संश्लेषण। मैंने उसी तो बताया था, जब कुछ भागों में विभक्त किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? विश्लेषण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विश्लेषण। किसी विषय वस्तु की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करना क्या कहलाता है? विश्लेषण। यदि यही जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? संश्लेषण। देखो, दोनों प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए। ए मापित, बी परिलक्षित, सी मूल्यांकित, डी आकलित। तो मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, आकलित। ठीक है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए, तो आकलित अर्थात आकलन। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सीखने की गतिविधियां। अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है ए, सीखने की गतिविधियां। अगला प्रश्न है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, निर्माण में आसानी। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। लघु उत्तरीय प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है, तो प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, MCQ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न में गलत विकल्प होते हैं। MCQ में गलत विकल्प होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विचलित करने वाले। MCQ में गलत विकल्प होते हैं, सी, विचलित करने वाले। अगला प्रश्न है, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी,
केंद्रित साक्षात्कार में चर्चाविद जो है सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, बी, व्यक्तिगत साक्षात्कार। जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। ए, बुद्धि के लिए, बी, ज्ञान के लिए, सी, व्यक्तित्व के लिए, डी, अभिक्षमता के लिए। सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। अर्थात किस वर्ष में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, सी, 1956 में। किसने किया था? तो डॉक्टर वी.एस. ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। 21 का सही जवाब हो जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं। 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, बहुविकल्पी प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, निबंधात्मक। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे आप लोगों को एग्जाम हो रहा है, क्या हो रहा है? वस्तुनिष्ठ है, अर्थात ऑब्जेक्टिव है, ओमार है। तो इस तरह बच्चे क्या करते हैं? रटते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? हम लोग इसको हल कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, क्रियात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर है? वहां पर देखिए ज्ञानात्मक पक्ष पूछा था, तो यहाँ भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर पूछा है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, चरित्रीकरण। ध्यान रखना, भावात्मक पक्ष में क्या है? अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारना, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। सबसे जो उच्चतम स्तर है ये चरित्रीकरण है, और जो सबसे निम्न है वो अग्रहण। ठीक है, इसी तरह से ज्ञानात्मक में क्या है? सबसे निम्न ज्ञान, सबसे उच्च मूल्यांकन। इसी तरह से क्रियात्मक उद्देश्य में क्या है? सबसे निम्न उद्दीपन, सबसे उच्च आदत निर्माण। इसी तरह से तीनों आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा तीनों, ध्यान रखना। जो ब्लूम का अधिगम का वर्गीकरण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से 2 प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, भावात्मक पक्ष का सबसे निम्न अग्रहण है, मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया तो किसके द्वारा? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 26 का बी, सिम्पसन द्वारा। क्रियात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? सिम्पसन द्वारा। भावात्मक पक्ष का क्रथवाल द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष का वी.एस. ब्लूम द्वारा। तीनों पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया, इस टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, प्रशंसा से। अगला प्रश्न है, क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है? ए, ज्ञान में, बी, बोध में, सी, प्रयोग में, डी, मूल्यांकन में। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ज्ञान में। ध्यान रखना, ज्ञान में जो है प्रत्यास्मरण शब्द आता है। अगला प्रश्न है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, RCEM का पूरा नाम है, अर्थात फुल फॉर्म है, तो
RCEM का फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, कठिनाई। सही जवाब हो जाएगा डी, कठिनाई। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, वस्तुनिष्ठ। हालांकि मॉडल में देखिए वैध दिया हुआ है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक विश्वसनीय बनाकर, वैध बनाकर, वस्तुनिष्ठ बनाकर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, वस्तुनिष्ठ बनाकर। कोई भी त्रुटि अगर वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो सबसे कम होती है। ध्यान रखना इस पॉइंट को आप लोग। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, निबंधात्मक परीक्षण पद में। क्योंकि जो निबंधात्मक परीक्षण पद होता है इसमें क्या होता है, आपके इसमें विचार होते हैं, तो उत्तरदाता क्या होता है, उत्तर तरह से बनाता है। ऑब्जेक्टिव होता है यही, तो क्या होता है उसमें आपको आंसर देना पड़ेगा, आप बना नहीं पाओगे। सही है तो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? ए, प्रत्येक विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना। बी, विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना। सी, सामान्य कौशलों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। हालांकि मॉडल में देखोगे तो सी बी दिया हुआ है, लेकिन सही सभी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं। ए, सत्य असत्य प्रकार के। बी, सही मेल प्रकार के। सी, निबंधात्मक प्रकार के। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, निबंधात्मक प्रकार के खुले प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रकार के। ठीक है, क्योंकि खुले प्रश्न मतलब होता है आप कितना भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, रिक्त स्थान की पूर्ति। ध्यान रखना, जो प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो रिक्त स्थान की पूर्ति होता है, दूसरा टिक लगाने वाला। सही गलत बाकी और है नहीं। मॉडल पेपर में देखो डी दिया हुआ जो कि गलत है। बहुविकल्पी प्रश्न के पद ये प्रत्यास्मरण में नहीं है, आप बुक में देख लीजिएगा। और सही मेल वाला भी नहीं है। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कई चीज़ें मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है, आप लोग ध्यान में लिख दिया है। बुक में 63 पेज पे है, ठाकुर पब्लिकेशन में। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों। अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु। विश्लेषण का मतलब ही होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, नकल की संभावना अधिक होती है निबंधात्मक परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, साक्षात्कार में। डी, उपरोक्त सभी। तो नकल की संभावना अधिक होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो इसमें क्या होता है, नकल संभावना अधिक रहती है, किसी भी आप पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं। ए, परीक्षण की रचना अत्यंत कठिन हो। बी, अत्यधिक परिश्रम, समय एवं धन की आवश्यकता। सी, छात्रों की कमजोरियों को जानना कठिन। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, या कथन किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, आई के डेविस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक
उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं? ए ज्ञानात्मक क्षेत्र में, बी भावात्मक क्षेत्र में, सी मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। सही जवाब हो जाएगा 44 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी क्षेत्रों में। शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया गया है। रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ब्लूम के वर्गीकरण का। ब्लूम के वर्गीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? ए मौखिक, बी लिखित, सी प्रायोगिक, डी उपरोक्त सभी। तो परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, सभी, अर्थात लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, तीनों। मौखिक मतलब जो मुंह से पूछा जाए। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वार्षिक रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, व्यक्तिवृत्त अध्ययन। संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है व्यक्तिवृत्त अध्ययन। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। ए, एक दूसरे पर आश्रित, बी एक दूसरे से अलग, सी एक दूसरे से विरोधी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, एक दूसरे पर आश्रित। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, पदों की संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। ए, प्रश्नों की संरचना, बी अधिगमकर्ताओं की मानसिक दशा, सी प्रशासन, डी नियोजन। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। वस्तुनिष्ठ पदों की निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। अधिगमकर्ता मतलब जो सीखने वाला है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। ए, प्रत्यास्मरण पर, बी पहचान पर, सी प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर, अर्थात ये भी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, कार्यशैली सूचक। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं ए, उद्देश्य, बी विषय वस्तु, सी प्रश्न प्रकार, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, सभी। ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न प्रकार, तीनों। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं। ए, मानव व्यवहार, बी चाल चलन, सी खाना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं, तो ए मानव व्यवहार महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? मैंने पहले ही बताया था। तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ए, बी.एस. ब्लूम। और भावात्मक ग्रथवाल द्वारा, क्रियात्मक सिम्पसन द्वारा। तीनों महत्वपूर्ण, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण अर्थात परीक्षण की कसौटी है उसकी ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष है। ए, अनुमान लगाना, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी विश्वसनीयता।
सही जवाब हो जाएगा 60 का ए। अनुमान लगाना उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष है। कभी कभी सही भी हो जाता हो, अनुमान मतलब गेस लगाना, लेकिन एक दोष है, बुक में साफ साफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, ये सब गुण है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का अंकन करता है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना। बहुविकल्पी प्रश्न जो है बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? प्राथमिक कक्षाओं में पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, निरीक्षण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं? बालकों के लिए बी, निरीक्षणों के लिए सी, गूंगे बहरों के लिए डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी के लिए, बालकों के लिए, निरीक्षणों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, तीनों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। ए वैधता, बी व्यक्तिनिष्ठता, सी व्यापकता, डी मितव्ययिता। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मितव्ययिता जो है ये अच्छे परीक्षण की उपयोग विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? ए जब कठिनाई मूल्य 50 हो, बी जब कठिनाई मूल्य 70 हो, सी जब कठिनाई मूल्य 0 हो, डी जब कठिनाई मूल्य 30 हो। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, जब कठिनाई मूल्य 50 हो। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है ए प्रशंसा विज्ञान, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध किससे है? तो ज्ञान से। ध्यान रखना आप लोग, मैंने लिख दिया है सारा, आप लोग देख रहे हैं, मैं बता भी चुका हूं। तो ज्ञानात्मक पक्ष कितने हैं? 6। भावात्मक पक्ष कितने हैं? 6। क्रियात्मक पक्ष कितने हैं? 6। तो आप लोग भूलना नहीं, तीनों 6 हैं। क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक तीनों जो हैं 6 हैं। अब मैंने ये भी लिख दिया है, ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? तो ब्लूम ने। भावात्मक पक्ष का क्रथवाल ने। क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने। इस पॉइंट को ध्यान कर मैंने लिख दिया है कौन कौन से हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पार्ट हैं। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सबसे उच्च है और ये सबसे निम्न है। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम जो स्तर है ये मूल्यांकन या फिर सबसे उच्च है। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम या सबसे नीचा जो है ये ज्ञान है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अगला जो है भावात्मक, ये भी 6 है। इसको प्रस्तुत किसने किया? क्रथवाल ने। अग्रहण, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचारना, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। जो चरित्रीकरण है ये जो भावात्मक पक्ष का सबसे अंतिम स्तर है या सबसे उच्च है, लेकिन अग्रहण जो है ये सबसे प्रथम या निम्न है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक उद्देश्य भी 6 है, सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्दीपन, कार्यवाही, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, तीनों है। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्थान उद्दीपन है, अंतिम स्तर क्या है? आदत निर्माण है। अगला प्रश्न है, तो मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए परीक्षण, बी आकलन, सी मापन, डी मूल्यांकन। तो मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, ए बी दोनों, शैक्षिक उद्देश्यों और प्रश्नों के प्रकार दोनों के आधार पर एक ब्लूप्रिंट आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है? ए तकनीकी कसौटियां, बी व्यवहारिक कसौटियां, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, तकनीकी कसौटियां। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, सत्य असत्य और सही गलत दोनों जो हैं ये वैकल्पिक अर्थात बहुविकल्पी
प्रक्रिया पद के प्रश्न के पद है। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, ए वैध, बी विश्वसनीय, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। वस्तुनिष्ठता जो ऑब्जेक्टिव आपका पेपर हो रहा है वैध और विश्वसनीय दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है, ए लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न से, बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से, सी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1964 में, ज्ञानात्मक का 1956 में, क्रियात्मक का 1969 में। सारे आपको याद होना चाहिए, मैं पहले बताया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधित है, प्रश्न को घुमा रहा है, बाकी सब सेम पूछा हुआ है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, भावात्मक पक्ष जो है ये प्रशंसा से जुड़ा हुआ है, या प्रशंसा जो है भावात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। आप किसी की प्रशंसा कर दीजिए, आप बहुत अच्छा काम करते हो या फिर बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो, उसको देखो मोटिवेशन मिल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न का पद विश्लेषण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, उच्च परीक्षण पदों के चयन हेतु विश्लेषण। ध्यान रखना कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु दोनों सही है, क्योंकि आप देखो मैं पहले बताया विश्लेषण मतलब ही होता है चयन हेतु कमजोर स्वीकार, तो इसका सही जवाब हो जाए। ध्यान रखना पद का विश्लेषण किया जाता है उच्च परीक्षण पदों के चयन हेतु, ठीक है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 74 का सही जवाब हो जाएगा ए। आप लोग बात देख लेना, शायद ये इसका सी भी हो सकता है, क्योंकि पद का प्रश्न का पद विश्लेषण किया जा सकता है तो उच्च परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों के अस्वीकार करने हेतु। इसका मतलब हो गया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात कर रहा है, इसका सही हो जाएगा जवाब सी। ध्यान रखना मॉडल पेपर में गलत दे सकता है कभी कभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, ठीक है। उच्च परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, तो पद का विश्लेषण किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मनोव्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक अनस्तसी हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो बुक है इसके लेखक कौन है, अनस्तसी, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, हालांकि यूनिट फर्स्ट का है। ध्यान रखना क्रमित नहीं बल्कि नामित मापनी जो है वो सबसे निचला स्तर है, और अनुपात जो है सबसे उच्च है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्य सूचक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, प्रत्यास्मरण। अगला प्रश्न है कौन सा थर्स्टन का PMA नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, संवेग। अगला प्रश्न है वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्रक्षेपी विधियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, परिस्थिति परीक्षण। अगला प्रश्न है विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, अनेक सही वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है एक अध्यापक किस प्रकार के विचारात्मक प्रश्न पूछता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, एकल सही उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है सीखने के आकलन के विचार का उपयोग करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, रचनात्मक आकलन। अगला प्रश्न है स्कूल में पाठ्यसागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा T4 का सी, छात्रों के व्यक्तित्व में समायोजन की सेवा पाने के लिए
छात्रों को दुनिया के रिवीजन कार्य में परिचित कराना, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, एनसीईआरटी ने। ध्यान रखना, अभी नॉर्मली आप देखोगे कोठारी आयोग मिल जाएगा, लेकिन पूरा कथन नहीं है। तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा? एनसीईआरटी ने। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन है, सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता? ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी होते हैं। बी, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सी, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है। डी, इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए अध्यापक को उपयोग करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दें। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन के लिए ईबीएस है। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? ज्ञानात्मक पक्ष, ध्यान रखना, ज्ञानात्मक पक्ष। सही जवाब हो जाएगा बी, बीएस ब्लूम। मैं पहले बता चुका हूँ, ज्ञानात्मक पक्ष बीएस ब्लूम, भावात्मक पक्ष कृथवाल, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन। मालूम हो सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण तकनीकी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका बी, रचना तकनीकी। अगला प्रश्न है, किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रक्षेपी तकनीकी। अगला प्रश्न है, सूचनादाता किस प्रकार के प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिबंधित। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार संबंधित है, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, अनुसूची से जो है साक्षात्कार संबंधित है। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, आत्मनिर्धारण विधि में। अगला प्रश्न है, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। ए, निर्णायन, बी, विषयी, सी, सातत्य, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विषयी जो है ये निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। अगला प्रश्न है, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। ए, वैज्ञानिक, बी, काल्पनिक, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 97 का सही जवाब हो जाएगा ए, वैज्ञानिक। अवलोकन प्रणाली क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, बोध का आधार होता है। ए, अत्यंत सूक्ष्म, बी, गहरा, सी, अलौकिक, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अत्यंत सूक्ष्म, गहरा और अलौकिक तीनों। ध्यान रखना आप लोग, करीब 125 प्रश्न हैं, तो आप लोग जाना नहीं, पूरा प्रश्न देख के जाना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अब इस टाइम है इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रश्न कर रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों डॉट डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सही उत्तर की पहचान करने के लिए। अगला प्रश्न है, आकलन के उपकरण हैं। देखना, आकलन के उपकरण हैं। सही जवाब हो जाएगा 100 का डी, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली तीनों जो हैं आकलन के उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, अवलोकन के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, स्व अवलोकन एवं बाह्यावलोकन, नियोजन तथा अनियोजित अवलोकन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन, अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, आकलन के उपकरण, आकलन की तकनीकी दोनों। अगला प्रश्न है, समाज में व्यक्ति की गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी,
समाजमिति तकनीकी द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीकी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के ऊपर के व्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, निर्धारण मापनी में। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, साक्षात्कार, परीक्षण और अवलोकन तकनीकी तीनों। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, कार्यालय और विद्यालयों में दोनों जगह पर। ठीक है, संचयी आलेख। संचयी आलेख क्या होता है? संचयी आलेख द्वारा विद्यालयों में प्राय छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, जैसे छात्रों की उपस्थिति, योग्यता, शैक्षिक प्रगति, पाठ से आगामी क्रियाएं, रुचियां, व्यक्तित्व, प्रयोगात्मक कार्य में सहभागिता आदि। अगला प्रश्न है, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। ए अनुसूची, बी निर्धारण सूची, सी प्रश्नावली, डी प्राप्तांक। तो गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, निर्धारण सूची। अगला प्रश्न है, चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सामूहिक गुणों को जानने, व्यक्तित्व विशेषताओं को जानने, दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, ये नहीं है। बाकी खुले अंत वाले प्रश्न, प्रयोजना और अवलोकन तीनों हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्किनर। ध्यान रखना, मॉडल में बैन दिया हुआ है, या आप गूगल में देखोगे शिक्षण को प्रशिक्षण कहते हैं, किसका कथन है? स्किनर का। आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन गूगल के अनुसार ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, संगोष्ठी जो है ये आकलन का उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, संचयी अभिलेख में। अगला प्रश्न है, एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, अवलोकन तकनीकी का। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्व आख्या तकनीक। अगला प्रश्न है, रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीकी। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया। सही जवाब हो जाएगा बी, ग्लेडाइट्स। अगला प्रश्न है, कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, परीक्षण बैटरी। अगला प्रश्न है, चेकलिस्ट किसका उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, अवलोकन तकनीकी का। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता आदि। अगला प्रश्न है, उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयोगिता, मितव्ययिता, उद्देश्यपूर्णता तीनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यापकता। परीक्षण का जन्म व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए हुआ है, इस पॉइंट को याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका बी, 3 प्रकार के बुक में दिया है, मॉडल पेपर में 4 प्रकार का दिया है, तुम लोग बुक के अनुसार चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, महत्वपूर्ण है।
सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 3RS द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली सूची संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ए, परिपीक्षा आकार से। अगला प्रश्न है, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, मुक्त उत्तरी प्रश्न। रचनात्मक उत्तर के लिए क्या चाहिए? मुक्त उत्तरी, मतलब कितना भी इससे हो जाता है ये सारी चीजें, जगह हो कितना भी। हम लोग जो कल टेस्ट हल करेंगे पेपर 102 का अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट 3 विभिन्न पहलुओं का आकलन, आप लोग थोड़ा से पढ़ के आएँ तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जब नहीं पढ़ेंगे नया लगेगा। लेकिन आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहें, मेरे साथ टेस्ट देते रहें, विश्वास दिलाता हूँ आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। बच्चे जो जुड़े थे 80 अंक प्राप्त किए हैं। BG202 जो सबसे टफ माना जाता है, 78 अंक, 76 अंक, 74 अंक प्राप्त किए हुए हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। दोस्तों यह था पेपर 202 यूनिट 2 प्रैक्टिस सेट 2। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। ध्यान रखना है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होने जा रहा है एग्जाम 29 अप्रैल से, उसके लिए तो है ही, साथ ही जो आगरा यूनिवर्सिटी का री एग्जाम होने जा रहा है, अप्रैल लास्ट हो सकता है एग्जाम हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देखते रहें प्रश्न को और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आप लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं या जो भी BEd कर रहे हैं, इससे सभी को लाभ हो सके। और व्यू आएगा तभी हम लोग कंटिन्यू इसी पूरी ताकत से कर पाएंगे। अगर व्यू नहीं है तो निराशा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाने में टाइम लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।